इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। यानी कि इस चैप्टर में हम चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि पिछले 1000 सालों में आए हैं। यानी कि पिछले 1000 साल नहीं, बल्कि जो 750 ईयर्स है, यानी 750 सी और इससे 1750 सी, इनके बीच में क्या चेंजेस आए, इसको यहाँ पर इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो आखिर हम इनके बीच के चेंजेस को क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि देखिए, क्लास 6 में हमने एंशियंट इंडिया को पढ़ा था, यानी लगभग 750 के आसपास तक पढ़ा था। और इसके बाद क्लास 7 में हम मेडिवल इंडिया को पढ़ने वाले हैं, यानी 750 से 1750 के आसपास हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में, यानी कि चैप्टर 1 में, आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि जो पिछले 1000 साल हुआ, यानी कि 1750 से 750, इसमें जो हम हिस्ट्री के स्रोत लेते हैं, सोर्स लेते हैं, उसमें क्या चेंजेस आए, लोगों के रहन सहन में क्या चेंजेस आए, किस तरीके से इंडिया के पॉलिटिक्स में आपको चेंज आया, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम इस क्लास 7 में पढ़ने वाले हैं। और इसके फर्स्ट हमारा पहला चैप्टर है, जिसमें एक तरीके का क्लास 7 के पूरे सभी चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर आपको हिस्ट्री के कंटेक्स्ट या फिर सोर्सेज के बारे में समझाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर इस चैप्टर को खोलते ही हमारे सामने एक मानचित्र आ जाता है, एक नक्शा आ जाता है जो कि हमारे इंडिया का है। और इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि मैप जो है वो बिल्कुल ही उल्टा है और बहुत ही अजीब है, बहुत ही गलत है। क्योंकि देखिए, हमारा यहाँ पर इस मैप में जो साउथ इंडिया है उसको काफ़ी छोटा दिखाया गया है, और उसके कंपैरिजन में जो हमारा श्रीलंका है उसको काफ़ी बड़ा दिखाया गया है। और इसी तरीके से जो हमारे जितने भी जगह हैं उनके नाम यहाँ पर अरबी में लिखे गए हैं, फारसी में लिखे गए हैं। तो देखिए, ये जो मैप है, ये मैप बनाया गया था अल इद्रिसी द्वारा, जो कि एक अरब ज्योग्राफर थे। और इन्होंने 1154 सीई में बनाया था इस मैप को, और 1154 सी में बनाया था। और इसके कंपैरिजन में हम एक दूसरा मैप देखते हैं। दूसरा मैप देखिए, ये है। तो ये जो मैप है, ये बनाया गया था फ्रेंच कार्टोग्राफर द्वारा 1720s में, यानी 1720 के आसपास बनाया गया था। और ये जो मैप है, यानी सेकेंड नंबर जो मैप है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, काफ़ी अच्छी तरीके से जानकारियों को रखा गया है, काफ़ी डिटेल में जानकारियों को दिया गया है। तो अब आप ये सोचिए, या फिर आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि ये दोनों जो मैप हैं, इसमें इतना अंतर क्यों है। एक मैप में बहुत ही अच्छा मैप है, बहुत ही अच्छी जानकारी है, लेकिन जो दूसरा मैप है, यानी जो सबसे पहला मैप हमने देखा, उसमें ऐसा गलत जानकारी या फिर अजीब मैप क्यों है। तो उसका रीज़न ये है कि हमको ये देखना होगा कि ये दोनों मैप को किस बैकग्राउंड में बनाया गया था, किस कंटेक्स्ट में बनाया गया था। तो ये जो मैप है, ये मैप बनाया गया था 1154 सी में, यानी 1154 ईस्वी में। तो इस समय में जो जानकारी थी पूरे इलाके के बारे में, वो काफ़ी कम थी। मैप बनाने का जो तरीका था वो उतना डेवलप नहीं था, और इस वजह से हमको इस तरीके का मैप देखने को मिलता है। लेकिन जो दूसरा मैप बनाया गया है, ये मैप, ये उस समय के 600 साल बाद बनाया गया है। और 600 साल में जो मैप बनाने का तरीका था, जो सिस्टम था, जो विज्ञान था, वो काफ़ी डेवलप हो गया, और लोग जो थे वो उनको अच्छी तरीके से मैप बनाने आ गया। और जो पूरा रीजन है, पूरा रीजन के बारे में लोगों को जानकारी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। इस वजह से ये जो दोनों मैप हैं, इसमें हमको इतना ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर यही चीज़ लिखा गया है कि इसमें बहुत सारे जगहों का डिटेल है। और इसके साथ ही ये जो मैप है, सेकंड नंबर मैप, इसको यूरोपियन सेलर्स द्वारा यूज़ किया जाता था जब वो इंडिया आते थे। तो देखिए, यहाँ पर यही बात आपको समझाने की कोशिश की गई है कि हमको हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो साइंस है कार्टोग्राफी का, यानी मैप बनाने का जो साइंस है, ये इन दोनों सालों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। यानी 1154 में जो मैप बनाने की टेक्नोलॉजी थी, या फिर जो विधि थी, या फिर जो तरीका था, वो 1720s के आसपास काफ़ी बदल चुका था, और उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका था। इसलिए हमको इनके बीच में जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक और बात आपको समझाने की कोशिश की गई है कि देखिए, जो हिस्टोरियंस हैं, यानी जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं, खोजते हैं, वो जब भी किसी हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट को देखते हैं, हिस्ट्री के मैप को देखते हैं, या फिर इतिहास के टेक्स्ट को देखते हैं जिसको कि पहले लिखा गया आज के 200 400 या 1000 साल पहले, तो जब भी वो इस तरीके के किसी डॉक्यूमेंट, मैप या फिर टेक्स्ट को देखते हैं,
तो वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो वो टेक्स्ट है या फिर जो वो मैप है या फिर जो डॉक्यूमेंट है उसको किस बैकग्राउंड में लिखा गया है। यानी जब वो मैप लिखा जा रहा था उस समय वहाँ की पॉलिटिकल स्थिति क्या थी, सोशल स्थिति क्या थी, या फिर जो मैप लिखने वाला था वो किस जो डॉक्यूमेंट लिखने वाला था वो किस कंडीशन में डॉक्यूमेंट को लिख रहा था। और इन सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से परखने के बाद जो हिस्टोरियंस हैं वो हिस्ट्री के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसके बाद यहां पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, वो है हमारा न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। और इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, वो पुराने समय में और नए समय में उनके बीच में क्या चेंजेस आए हैं, क्या अंतर आए हैं। तो देखिए, अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो जब भी हम इंफॉर्मेशन को हिस्ट्री में पढ़ते हैं, यानी हिस्ट्री के किसी भी इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज करते हैं, तो उसमें हमेशा हम कंटेक्स्ट का ध्यान रखते हैं। यानी कि कोई इंफॉर्मेशन है वो किस कंडीशन में लिखा गया है, किस कंडीशन में हमें मिल रहा है, वो उसका सोर्स क्या है, उन सभी चीज़ों को हम काफ़ी ध्यान रखते हैं, उसके कंटेक्स्ट को। और जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे कंटेक्स्ट का इंपॉर्टेंस भी बदलता है, या फिर कंटेक्स्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी तरीके से जो लैंग्वेज है या फिर जो उसके वर्ड्स के मीनिंग्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। और देखिए, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं हिस्ट्री के बारे में, जो जानकारी हमें प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में हमें मिलते हैं। और वो हमें सालों में, कई साल दर साल, यानी 100 साल, 200 साल, 300 साल में काफ़ी ज़्यादा चेंज भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो मेडिवल पर्शियन था, यानी आज से करीब 500-1000 साल पहले का जो पर्शियन था, वो आज के पर्शियन से बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और इसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि जो ग्रामर है और जो वोकेबुलरी है वो सिर्फ चेंज हो गई है, नहीं, इसके अलावा जो वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स पहले यूज किए जाते थे, उनके मतलब आज बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वर्ड के, उनको हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर हमारे देश का नाम आता है हिंदुस्तान। तो देखिए, हिंदुस्तान वर्ड है वो आज उसका मतलब होता है इंडिया, यानी जो हमारा इंडिया देश है उसका मतलब होता है हिंदुस्तान। लेकिन अगर हम उस समय देखें जब इस वर्ड को पहली बार यूज किया गया था मिनहाज सिराज द्वारा 13th सेंचुरी में, जो जिन्होंने एक क्रॉनिकल लिखा था पर्शियन में, तो उनका मतलब था, यानी उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया था पंजाब, हरियाणा या फिर गंगा और यमुना के बीच में जो रीजन है उसको बताने के लिए हिंदुस्तान वर्ड को यूज किया था। और ये वर्ड यूज किया गया था पॉलिटिकल सेंस में, यानी कि दिल्ली के जो सुल्तान है, दिल्ली सल्तनत के अंडर में जो रीजन है, यानी जहां पर दिल्ली सल्तनत का राज है, उस रीजन को दर्शाने के लिए हिंदुस्तान वर्ड को यूज किया गया था। और जो एरियाज हैं जो कि इंक्लूड किए जाते हैं सल्तनत में, वो हमेशा चेंज होते रहते थे, यानी कि कभी सल्तनत बड़ा हो जाता था, कभी छोटा हो जाता था। लेकिन जो सल्तनत था या फिर जो हिंदुस्तान वर्ड था वो कभी भी साउथ इंडिया को डिनोट नहीं करता था। और इसी के कंपैरिजन में जब हम बाबर की बात करते हैं तो बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ किया था ज्योग्राफी बताने के लिए, यानी कि इंडिया का जो ज्योग्राफी है, फौना है, या फिर जो कल्चर है, या फिर जो पूरा एक कल्चर है इस पूरे रीजन का, उसको दिखाने के लिए हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया था। और ये जो वर्ड है हिंदुस्तान, ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है हिंद वर्ड से, जो कि यूज़ किया गया था अमीर खुसरो द्वारा 14th सेंचुरी में। और देखिए, हिंद वर्ड है या फिर जो हिंदुस्तान वर्ड है उसको ज्योग्राफिकल सेंस में या फिर कल्चरल सेंस में यूज़ किया गया था हमेशा, लेकिन कभी भी इसको पॉलिटिकल या फिर नेशनल मीनिंग के रूप में यूज़ नहीं किया गया था, जैसा कि आज हम यूज़ करते हैं। यानी कि शुरुआत में इसको एक ज्योग्राफिकल एरिया दिखाने के लिए यूज़ किया गया था जो कि दिल्ली के अंडर में था, यानी दिल्ली सल्तनत के अंडर में था। फिर बाबर ने इसको ज्योग्राफिकल या फिर जो हमारा ये पूरा ज्योग्राफिकल टर्म है, पूरा फौना, फ्लोरा, इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए इस वर्ड को यूज़ किया था। लेकिन इसको कभी भी देश के नाम के रूप में या फिर जो हमारा पॉलिटिकल वर्ड है जैसे कि कंट्री का नाम, इस रूप में कभी भी यूज़ नहीं किया गया था। और जो हिस्टोरियंस है जो कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में एनालाइज करते हैं, वो हमेशा इस तरीके के टर्म्स के बारे में केयरफुल रहते हैं, क्योंकि आज जो वर्ड है हिंदुस्तान उसका मतलब अलग है। लेकिन जब 13th सेंचुरी या फिर 14th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं, उस समय हिंदुस्तान वर्ड का मतलब अलग हुआ करता था। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं जिनका मतलब आज अलग है, लेकिन आज के 1000 साल पहले, 500 साल पहले काफ़ी अलग हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, एक दूसरा वर्ड हम देख लेते हैं और वो है फॉरेनर। तो देखिए, फॉरेनर जो है उसका आज मतलब होता है जो कि इंडिया का नहीं रहने वाला है, यानी इंडिया के बाहर के सभी लोगों को हम फॉरेनर
फॉरेनर कहते हैं। जब वो इंडिया में घूमने आएगा तो उसे हम फॉरेनर कहेंगे, देखो ये फॉरेनर है, देखो वो फॉरेनर है। लेकिन जब हम बात करते हैं मेडिवल पीरियड की, तो मेडिवल पीरियड में जो फॉरेनर है वो किसी भी व्यक्ति को कहा जा सकता था जो कि किसी एक खास गांव का नहीं रहने वाला है। यानी मैं अपने गांव के बाहर के सभी लोगों को फॉरेनर कहूंगा या फिर अजनबी कहूंगा या फिर परदेशी कहूंगा, तो ये वर्ड का मतलब उस समय अलग था। और इसका सिंपल मतलब ये था कोई भी स्ट्रेंज व्यक्ति, कोई भी अनजान व्यक्ति जो कि किसी भी विलेज का नहीं रहने वाला है या फिर किसी भी सोसाइटी या फिर कल्चर का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आदिवासी को देख लें या फिर शहर में रहने वाले को देख लें, तो आदिवासी के लिए शहर वाला फॉरेनर हो जाता है, अजनबी हो जाता है। लेकिन वहीं शहर वाले के लिए एक आदिवासी फॉरेनर हो जाता था, मतलब मेडिवल पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, उस समय ऐसा होता था। तो इस तरीके से हमारे जितने भी वर्ड्स हैं उनका मतलब साल दर साल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है, अलग अलग समय में अलग अलग वर्ड के अलग अलग मतलब हो जाते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जो कि है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। जो हिस्टोरियंस हैं वो हिस्ट्री के अलग अलग कालखंड के लिए, अलग अलग पीरियड के लिए अलग अलग सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उस समय के हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस समय के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। जैसे अगर आप 7th सेंचुरी की बात करें तो 7th सेंचुरी के लिए सोर्सेज अलग होंगे हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, 14th सेंचुरी के बारे में जानने के लिए हिस्ट्री के सोर्सेज अलग होंगे, 17th सेंचुरी के बारे में जानने के लिए हिस्ट्री के सोर्सेज अलग होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें 7th सेंचुरी में, तो उस समय के हमारे इंस्क्रिप्शन हम देख सकते हैं या फिर दूसरे सोर्सेज देख सकते हैं। लेकिन जब हम 14th सेंचुरी की बात करते हैं तो उस समय बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जो कि हिस्ट्री के बारे में लिखते थे, उस समय क्या चीज़ें घट रही हैं, राजा क्या कर रहा है या फिर कौन कौन से युद्ध लड़े गए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत सारे डिटेल्स हमको किताबें मिल जाती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग समय के लिए अलग अलग सोर्सेज हमको देखने को मिल जाती हैं। और इस किताब में यानी कि 7th क्लास में हमको 700 से लेकर 1750 के आसपास पढ़ना है और उसके बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको कुछ कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी सोर्सेज में, कि देखिए पहले जो सोर्सेज यूज़ किए जाते थे वो अभी भी यूज़ किए जा रहे हैं। यानी एंशिएंट इंडिया के कुछ सोर्सेज जो कि देखे जाते थे हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, उनको अभी भी यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि अभी भी जो लोग थे यानी कि मॉडर्न मेडिवल इंडिया के बारे में जानने के लिए जो हिस्टोरियंस हैं वो अभी भी कोइंस का, इंस्क्रिप्शंस का, आर्किटेक्चर का, टेक्सचुअल रिकॉर्ड का सहारा लेते हैं इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। और लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ज़्यादा चेंजेस भी आए हैं या फिर डिसकंटिन्यूटी भी आई है। जैसे कि बहुत सारे जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं इस पीरियड में, और ये जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड हैं इनको दूसरे इंफॉर्मेशन से रिप्लेस कर दिया गया है या फिर चेंज कर दिया गया है। क्योंकि देखिए जो पेपर हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीप हो गए थे मेडिवल इंडिया में, काफ़ी आसानी से लोगों को मिल रहे थे पेपर, और जिनको यूज़ किया जा रहा था होली टेक्स्ट लिखने के लिए, रूलर्स के क्रॉनिकल्स लिखने के लिए, लेटर्स लिखने के लिए या फिर सेंट्स के टीचिंग्स लिखने के लिए। और इसके अलावा पिटिशन या फिर जुडिशियल रिकॉर्ड्स या फिर टैक्सेस, अकाउंट्स, इन सभी चीज़ों के लिए पेपर को यूज़ किए जाने लगा था। लेकिन इसके अलावा जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वो अभी भी कलेक्ट किए जाते थे, अभी भी रखे जाते थे। और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे उनको रखा जाता था अमीर लोगों द्वारा, रूलर्स द्वारा, मोनास्ट्रीज द्वारा, टेम्पल्स द्वारा, और इनको लाइब्रेरीज में या फिर आर्काइव्स में रखा जाता था। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जानकारी के लिए, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनको यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इनसे जानकारी लेना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और देखिए उस समय में यानी कि आज के करीब 500 साल पहले, 1000 साल पहले किसी भी तरीके के प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे, तो इस वजह से जो स्क्राइब्स थे यानी जो लेखक थे वो हाथ से मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी किया करते थे। और अगर आपने कभी भी अपने दोस्त का या फिर किसी से होमवर्क को कॉपी किया है तो आपको पता होगा कि वो काफ़ी आसान काम है, काफ़ी सिंपल काम है। लेकिन देखिए कई बार ऐसा होता था कि जो राइटर है वो जब किसी की मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी कर रहा है तो वो किसी वर्ड को नहीं पढ़ने पा रहा है, किसी सेंटेंस को नहीं पढ़ने पा रहा है, तो वो गेस करके वहां पर कुछ भी भर देता था। तो इस तरीके से अगर हम इस पूरे प्रोसेस को देखें कि वो प्रोसेस 1000 साल तक चले, यानी 1000 साल तक एक व्यक्ति दूसरे का कॉपी करे, दूसरे से तीसरा कॉपी करे, तीसरे से चौथा, इस तरीके से 1000 सालों तक ये प्रोसेस चलता है, या फिर मान लीजिए 200 सालों तक चलता है। तो इसमें करीब एक ही किताब के 1000 कॉपीज़ या फिर 2000 कॉपीज़ बनाए जाएंगे, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, इस तरीके से। और हर एक लेवल पर एक चेंज या फिर 2 चेंज या फिर 3 चेंज आ जाते हैं,
तो जो पहला कॉपी होगा और जो हजारवा कॉपी होगा, इनके बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, कितना ज़्यादा अंतर आ जाएगा, आप ये चीज़ सोच सकते हैं। तो इस तरीके से जब हिस्टोरियंस को इस तरीके के मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उनको कॉपी किया गया है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे कि एक मैन्युस्क्रिप्ट, वही मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करते करते 1500 में लिखा गया, यानी 1500 ईस्वी में लिखा गया है, लेकिन ओरिजिनली उसको 1300 में लिखा गया था, तो और उससे उसको कॉपी किया गया है कई बार। तो इन दोनों के बीच में जो चेंज होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, और जो हिस्टोरियंस उनको काफ़ी गेस करना होगा, काफ़ी उनको मेहनत करनी होगी ताकि ये पता चल सके कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट था, जो कि ओरिजिनल किताब थी, उसमें क्या लिखा गया था। और क्योंकि जो हमारा कॉपी किया हुआ हमारा टेक्स्ट होगा या फिर जो कॉपी किया हुआ किताब होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमको देखने को मिलेंगी, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होंगी। और देखिए, इसके साथ ही कई बार ये भी होता था कि जो ऑथर्स थे वो अपने क्रॉनिकल्स को या फिर अपनी जो किताबें उन्होंने लिखी है उसको कई बार रिवाइज करते थे। फॉर एग्जांपल जियाउद्दीन बरानी जो थे, उन्होंने अपनी पहली क्रॉनिकल लिखी थी 1356 में, और उसको 2 साल बाद फिर से रिवाइज किया था। लेकिन ये जो दोनों किताबें थी, ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफर करती थी, और हिस्टोरियंस जो थे उनको पहले किताब के बारे में पता भी नहीं था। उनको 1971 के बाद पता चला इसके बारे में, क्योंकि ये लाइब्रेरी कलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा खो गई थी या फिर मिल नहीं रही थी। तो इस तरीके से जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं या फिर कोई भी हिस्टोरियन हिस्ट्री को एनालाइज करता है, उसको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि वो किस किताब को पढ़ रहा है, कहाँ से हिस्ट्री के बारे में जान रहा है या फिर कहाँ से हिस्ट्री के बारे में जानकारी जुटा रहा है। क्योंकि कई बार इस जैसा कि ऊपर हमने एग्जाम्पल देखा कि कॉपी करने की वजह से जो पूरा हिस्ट्री है वही चेंज हो सकता है, या फिर जो पूरा किताब है उसका टेक्स्ट ही चेंज हो सकता है। इस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना होता था। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। और देखिए ये जो टॉपिक है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, इसमें हम देखने वाले हैं कि जो हमारा 1000 साल, जिस 1000 साल के बारे में हम पढ़ रहे हैं 700 से 1750 के आसपास, तो इस रीजन में क्या क्या चेंजेस हुए और कौन कौन से नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स आए और इनका राइज कैसे हुआ, इन चीज़ों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और इसके साथ ही सोसाइटी में दूसरे बदलावों को भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं इस टॉपिक में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बताया गया कि जो हिस्टोरियंस हैं, यानी जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं, उनको इस 1000 साल के बारे में पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी तकलीफ होती है, काफ़ी उनको मेहनत करनी पड़ती है 700 से 1750 के बारे में पढ़ने में। उसका रीज़न ये है कि ये जो काल था, यानी 700 ईस्वी से लेकर 1750 तक हमारे सोसाइटी में, यानी हमारे इंडिया में जो चेंजेस हुए हैं या जो इवेंट्स हुए हैं या फिर जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। यानी कि आप अगर पॉलिटिक्स की बात करें, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, बहुत सारे नए इन्वेंशंस हुए हैं या फिर बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं। इसके साथ ही लोगों का खान पान बदल गया है, रहने का तरीका बदल गया है, सभी चीज़ों में बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे सोसाइटी में इन 1000 सालों में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिसमें कि कुछ खास हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो जो पर्शियन व्हील होती है, जिसको कि रेहट के नाम से हम जानते हैं, कुछ इलाकों में पर्शियन व्हील इरिगेशन में यूज़ होने लगा, स्पिनिंग व्हील यूज़ होने लगा वीविंग में, और इसके साथ ही फायर आर्म्स को यूज़ किया जाने लगा कॉम्बैट में। तो इस तरीके से बहुत सारी हमारे नए इन्वेंशंस आ गए हमारे सोसाइटी में। इसके बाद अगर हम फूड और बेवरेजेस की बात करें, यानी खान पान में बात करें, तो बहुत सारे नए फूड्स आ गए इंडिया में, जैसे कि पोटैटोज आ गए, कॉर्न्स आ गए, चिलीज, टी, कॉफ़ी, ये सभी इंडिया में आ गए, जो कि पहले लोग यूज़ नहीं किया करते थे। तो देखिए यहाँ पर हमें ये एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ये जितने भी इनोवेशंस हैं या फिर जो नए टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये सभी इंडिया में डेवलप नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं था कि पोटैटो का विकास इंडिया में हुआ था और इंडिया में सबसे पहले इसको उगाया गया था, नहीं। इंडिया में आने से पहले कहीं पर ये उगता था, कहीं के लोग इसको उगाते थे, और वहाँ से जब लोग इंडिया आ रहे थे, यानी इंडिया ट्रैवल करके आ रहे थे, किसी भी तरीके से आ रहे थे, तो वो लोग अपने साथ इस पोटैटो को भी लेते आए, कॉर्न को भी लेते आए, चिली लेते आए। इस तरीके से जो लोग इंडिया आए, उन्होंने अपने साथ इन चीज़ों को लेकर आया।
और इसके साथ ही ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ इन चीज़ों को लेकर आए, जैसे पोटैटो लेकर आए, कॉर्न, चिली, सिर्फ इनको लेकर आए। वो लोग जो थे वो अपने साथ नए आइडियाज़ भी लेकर आ रहे थे, यानी कि सोसाइटी के बारे में नए नए आइडियाज़, या फिर पॉलिटिक्स के बारे में, या फिर और भी चीज़ों के बारे में नए आइडियाज़ लेकर आ रहे थे। और ये जो हमारा पूरा काल था 700 से लेकर 1750 या फिर 1700 तक, इस पूरे काल में बहुत सारे हमारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल या फिर कल्चरल चेंजेस हुए हैं। तो इस पूरे काल के बारे में जो चेंजेस हुए हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सभी चेंजेस को हम आगे के चैप्टर में 5, 6, 7 में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इन चीज़ों की वजह से, यानी जो चेंजेस है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस पूरे काल को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और ये जो काल था, इस काल में लोग जो थे वो एक जगह से दूसरे जगह बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल किया करते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो नए अपॉर्चुनिटीज़ खोजना चाहते थे, बहुत सारी नई चीज़ों को खोजना चाहते थे, जैसे कि उनको जॉब मिल जाए, काम मिल जाए, कोई ऐसा जगह मिल जाए जहाँ पर वो खेती करके खुद को बस सके, रह सके। और ये जो हमारा पूरा रीजन था, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, यहाँ पर बहुत सारा वेल्थ था, बहुत अमीर ये इलाका था, और यहाँ पर बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ थे ताकि लोग जो हैं वो अमीर बन सके या फिर एक अच्छा जीवन यहाँ पर रह सके। और यहाँ पर आगे अगर हम सोसाइटी के जो सोशल या फिर पॉलिटिकल ग्रुप्स की बात करें, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं राजपूत्स के बारे में। तो देखिए ये जो राजपूत्स थे, यानी जो राजपूत का ग्रुप था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, काफ़ी ये पावरफुल लोग हो गए। 7th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी के बीच में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और ये जो राजपूत वर्ड है ये आया है राजपुत्र से, राजपुत्र यानी कि एक रूलर का बेटा, एक राजा का बेटा। तो देखिए ये जो वर्ड था यानी राजपूत, राजपूत ऐसा नहीं था कि कोई एक कास्ट था या फिर इस तरीके की चीज़ थी। तो राजपूत वो लोग हुआ करते थे जो कि वॉरियर हुआ करते थे, यानी जो लोग युद्ध लड़ते थे या फिर खुद को एक योद्धा समझते थे या फिर योद्धा के रूप में वो रहते थे और खुद को क्षत्रिय कास्ट का मानते थे। और ऐसा नहीं था कि ये जो राजपूत थे ये सिर्फ आपके राजा के बेटे या फिर राजा के जो वंशज थे सिर्फ वही हुआ करते थे। इसके अलावा जितने भी लीडर्स थे आर्मी के, या फिर जितने भी कमांडर्स थे, या फिर जितने भी सोल्जर्स थे, इन सभी को राजपूत कहा जाता था। चाहे वो किसी भी आर्मी में हो, चाहे सब कॉन्टिनेंट के किसी भी आर्मी में हो, वो सभी राजपूत हुआ करते थे। और जो पोएट्स थे जो कि राजपूत, जिन्होंने राजपूत लोगों के बारे में लिखा है, उनके द्वारा ये बताया गया कि ये जो लोग हुआ करते थे इनमें काफ़ी एक लॉयलिटी का भावना होती थी, या फिर काफ़ी इनमें कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाता था, काफ़ी रूल्स फॉलो किए जाते थे, या फिर काफ़ी प्राउड होते थे। इस तरीके की बातें इनके बारे में बताई गई हैं। इसके बाद अगर हम दूसरे सोसाइटी के ग्रुप्स को देखें, जैसे कि मराठा, सिख्स, जाट, अहोम्स, कायस्थ, ये सभी लोग जो थे, इन सभी लोगों ने भी खुद को काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाया इस पूरे रीजन में। अपने अपॉर्चुनिटी के अनुसार जब भी इनको अपॉर्चुनिटी मिला तो इन्होंने खुद को पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बनाया। देखिए इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे दूसरे तरीके के भी चेंजेस हुए इस 1000 सालों में, जैसे कि बहुत बड़ी संख्या में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको बढ़ाया गया, फॉरेस्ट को क्लीन करके, पेड़ को काट करके। और इसके अलावा बहुत सारे इलाकों में जो लोग थे जो कि पहले फॉरेस्ट ड्वेलर्स हुआ करते थे, और यानी कि जो जंगली हुआ करते थे या फिर आदिवासी हम कह सकते हैं, जो कि जंगलों में रहा करते थे, उनको माइग्रेट करने पर फोर्स किया गया, या फिर उसमें से बहुत सारे लोग जो थे वो पेजेंट्स बन गए, एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे। और इसके अलावा आगे चलकर वो मार्केट से, रीजनल मार्केट से प्रभावित हो गए, या फिर जो प्रीस्ट हैं, जो लीडर्स हैं या फिर जो रूलर्स हैं उनसे प्रभावित हो गए, मोनास्ट्रीज, टेम्पल्स, इन सभी से प्रभावित होकर एक सोसाइटी का हिस्सा हो गए जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी। और इसके साथ इन्होंने टैक्स पे करना शुरू कर दिया, या फिर जो लोकल लॉर्ड्स थे उनको सर्विसेज, गुड्स, सब ये सभी चीज़ें ऑफर करना शुरू कर दिया। यानी कि वो पहले जो कि एक कटे हुए थे पूरे सोसाइटी से, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी से, उसमें वो आकर धीरे धीरे जुड़ गए। और इसके अलावा ये जो हमारे पेजेंट्स बने, नए पेजेंट्स, इनमें से भी बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस बन गए। जैसे कि कुछ लोगों ने कैटल रखना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, और कुछ लोगों ने मिक्स काम को करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे जो सोसाइटी थी वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होती गई, जो लोग थे वो खुद को ग्रुप, जाति में या फिर सब कास्ट में ग्रुप करने लगे। यानी एक जैसे काम करने वाले लोग एक दूसरे के साथ जुड़ गए, और अलग काम करने वाले लोग एक दूसरे के साथ जुड़ गए। यानी कि लकड़ी के काम करने वाले एक उन्होंने अपनी जाति बना ली, जो सोल्जर्स थे उन्होंने अपनी जाति बना ली। इस तरीके की वहाँ पर पूरा एक ग्रुपिंग हो गया पूरे इलाके में।
और धीरे धीरे आगे चलकर ये जो जाति थी या फिर जो सब कास्ट थे, इनको एक तरीके का रैंक दे दिया गया या फिर इनको एक ओहदा दे दिया गया सोसाइटी में, उनके बैकग्राउंड के आधार पर या फिर उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर। और ये जो रैंक्स थे ये फिक्स नहीं थे या फिर परमानेंट नहीं थे, और ये काफ़ी वैरी करते थे पावर के हिसाब से, इन्फ्लुएंस के हिसाब से या फिर रिसोर्स के हिसाब से जो कि जाति के लोग कंट्रोल किया करते हैं। यानी कुछ इलाकों में कोई जाति हो सकती है जो कि मजबूत हो, या फिर दूसरे इलाके में हो सकती है जो जाति है वो कमजोर हो सकती थी। तो इस तरीके की चीज ये इलाके पर वैरी करती थी, कहां पर कौन सी जाति मजबूत है या फिर कमजोर है। और इसके साथ ही जो जाति थे यानी जो जाति थी वो अपने रूल्स और रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करती थी या फिर बनाती थी, और जो कि उस जाति के लोगों को फॉलो करना होता था। और इस तरीके के जो रेगुलेशंस थे ये एक जो जाति के बड़े लोग हैं वो लोग मिलकर बनाया करते थे या फिर फॉलो करवाते थे लोगों से। और कुछ जगहों पर इसको जाति पंचायत कहा जाता था या फिर कहा जाता है, अभी भी शायद है कुछ जगहों पर। और ये जो जाति है ये एक तरीके से इनको काफ़ी फॉलो करना होता था, रूल्स उनके विलेज का या फिर जो एल्डर्स ने बना कर रखे उन रूल्स को फॉलो करना होता था। और बहुत सारे जो विलेज थे उनको चेफ्टियंस यानी जो लीडर्स, लोकल रूलर्स हो गए, उनके द्वारा रूल किया जाता था। और ये सभी एक मिलाकर एक बहुत ही छोटा हिस्सा हुआ करते थे पूरे स्टेट का, एक छोटा सा यूनिट हुआ करते थे पूरे स्टेट का। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रीजन एंड एम्पायर। इसमें हम देखने वाले हैं कि जो 1000 साल हुआ 700 से लेकर 1750, इन बीच में बहुत सारे एम्पायर्स बने, उनके बारे में हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखेंगे। और बहुत सारे रीजन्स में छोटे छोटे स्टेट भी बने, छोटे छोटे राज्य भी बने, उनको एक तरीके से उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इस 1000 साल में बहुत सारे बड़े बड़े एम्पायर भी बनाए गए, बहुत सारे किंगडम्स बनाए गए, जैसे कि चोला हो गया जिनके बारे में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, तुगलक्स हो गए, मुगल्स हो गए। और इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे जो इलाके थे उनमें भी छोटे छोटे राज्य बने। वैसे ये जो राज्य थे यानी एम्पायर थे चोला के, मुगल के या फिर तुगलक के, ये काफ़ी बड़े हुआ करते थे। ये एक छोटे से इलाके में सीमित नहीं थे, एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में सीमित नहीं थे, बल्कि इंडिया के एक बहुत बड़े भूभाग पर इनका राज था। और देखिए उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन यहां पर आगे बात की गई है कि एक प्रशस्ति के बारे में यहां पर बताया गया है। देखिए प्रशस्ति के बारे में हम चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं कि प्रशस्ति क्या होता है, वहां पर थोड़ा डिटेल में हम देख लेंगे। तो देखिए प्रशस्ति जो पाया गया था, जो दिल्ली का सुल्तान था गयासुद्दीन बालबान, उसके बारे में काफ़ी एक्सप्लेन कर रहा था कि उसका बहुत बड़ा एम्पायर है जो कि बंगाल से लेकर गजनी जो कि अफगानिस्तान में वहाँ तक रूल करता है। और इसके साथ ही उसमें जितने भी इंडिया के राज्य हैं, गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, सब के राजाओं ने उसके सामने घुटने टेक दिए थे या फिर उनसे हार गए थे और उसके शरण में रहा करते थे। तो इस तरीके की बात वहाँ पर की गई है। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि ये जो पूरी बात यहाँ पर की गई है ये हो सकता है कि एक्सेग्रेट किया गया हो। और कई बार देखिए जो हिस्टोरियंस है, जो कि हिस्ट्री को पढ़ते हैं, वो कई बार ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके की एक्सेग्रेट करके बातें बहुत सारी जगहों पर क्यों लिखी गई है। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा नोट आपको दिया गया है, लैंग्वेज एंड रीजन। तो देखिए इसमें बताया गया है कि 1318 में जो पोएट था अमीर खुसरो, उसने कहा है कि देखिए लगभग सभी इलाकों में अलग अलग लैंग्वेज पाया जाता है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, कर्नाटका का रीजन में है ये, या फिर तेलंगानी, गुजारी, इस तरीके से सभी रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेज पाए जाते हैं। और इसके बारे में आगे और भी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर कहा गया कि जो संस्कृत है वो किसी एक खास रीजन से नहीं बिलोंग करता है, और ये एक तरीके का ओल्ड लैंग्वेज है जिसको कि कॉमन लोग नहीं जानते बल्कि ब्राह्मण्स जानते हैं। और इसके बाद आगे बढ़े तो आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 700 आते आते तक यानी 700 ईस्वी आते आते तक बहुत सारे रीजन्स जो थे वहाँ पर अलग अलग जोग्राफिकल डायमेंशंस बन चुके थे। मेरा मतलब जोग्राफिकल डायमेंशंस तो वहाँ पर थे, लेकिन उनके हिसाब से यानी उस जोग्राफिकल डायमेंशन का अपना लैंग्वेज बन चुका था और उनका अपना कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक बन चुका था। यानी 700 ईस्वी आते आते तक जो राजस्थान है उसका जो कल्चर है वो अलग हो गया था, और वहाँ के कंपैरिजन में जो यूपी का कल्चर है वो अलग हो गया, कर्नाटक का अलग हो गया, और उसी तरीके से केरल और भी सभी जगहों का अलग हो गया। तो ये आपका मेडिवल पीरियड शुरू होने के साथ ही ये फीचर देखने को हमें मिलती है, और इसके बारे में हम चैप्टर 9 में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और देखिए इसके साथ ही जो जितने भी रीजन्स थे उन सभी रीजन्स में आपको अलग अलग रूलिंग डायनेस्टीज भी जनरेट
इंटीग्रेट हो गए, वहां पर आ गए, जो कि उस अपने खास इलाकों में रूल कर रहे थे। और इसके अलावा ये जितने भी स्टेट थे, जैसे राजस्थान के स्टेट हो गए या फिर यूपी के स्टेट हो गए, हरियाणा के रीजन में जो राज कर रहा है, इनके बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट चलते रहता था, काफ़ी इनके बीच में लड़ाई भी चलते रहती थी। और कई बार ऐसा होता था कि बहुत सारे जो डायनेस्टीज होते थे, जैसे कि चोला, खलजी, तुगलक या फिर मुगल, वो बहुत बड़ा इंपायर बनाने में सक्षम हो जाते थे, जो कि किसी एक खास छोटे से रीजन में नहीं है, बल्कि उनका बहुत सारे अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन में जिनका रूल है। जैसे कि मुगल इंपायर को देख ले, काफ़ी बड़ा था, तुगलक का भी इंपायर काफ़ी बड़ा था, खलजी का भी, चोला का भी काफ़ी इंपायर बड़ा था। लेकिन इसके साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि ये जितने भी बड़े बड़े इंपायर बने, ये सभी बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे। इसमें से कुछ जो थे वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे, लेकिन कुछ जो थे वो बहुत ही जल्दी धाराशाही हो गए इंपायर, और बहुत जल्दी उन्होंने अपना पावर लूज कर दिया, अपना जो कंट्रोल था बहुत बड़े इलाके पर लूज कर दिया। यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि चैप्टर 3 है और चैप्टर 4 में आप कंपैरिजन कीजिए टेबल 1 को, कि आखिर जो खलजी और मुगल डायनेस्टीज है, इनके बीच के जो इनका रूलिंग टाइम था, ड्यूरेशन रूल का, वो कितना था। जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ 18th सेंचुरी में, उसके बाद बहुत सारे नए रीजनल स्टेट्स बन गए, जिनके बारे में चैप्टर 10 में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो मुगल एम्पायर था, जिसने करीब 200 वर्षों तक इंडिया पर रूल किया था, इतने लंबे शासन में जब मुगल एम्पायर जो था वो इंडिया के बहुत बड़े भूभाग पर, बहुत बड़े रीजन पर रूल कर रहा था, उसकी वजह से जो एक दूसरे का कल्चर था, यानी कि राजस्थान का जो अलग कल्चर है, या फिर बिहार का अलग कल्चर है, केरल, कर्नाटक, इन सभी का अलग कल्चर है, तो इन सभी का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो रहा था, एक दूसरे के साथ वो जुड़ रहे थे, या फिर उनका मेल मिलाप हो रहा था। तो इस तरीके से बहुत सारे जो कल्चर्स हैं वो ऐसा लगता है जैसे एक सभी जगहों पर सेम है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ सभी जगहों पर सभी के कल्चर्स अपने अपने थे। तो कई सारे फीचर्स आप देखेंगे कल्चर में जो कि सभी जगहों पर बराबर एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे कल्चर के हिस्से हैं जो कि सभी रीजन्स में अलग अलग हैं, या फिर सभी लोगों के एक हैं। और इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि जो गवर्नेंस का तरीका हो गया, या फिर इकोनॉमी का मैनेजमेंट हो गया, या फिर जो एलीट कल्चर्स हो गए, और लैंग्वेज को भी आप देख सकते हैं। और जो 1000 साल की बात यहाँ पर कर रहे हैं, जो 700 से 1750, तो देखिए जो अलग अलग रीजन का जो कैरेक्टर्स हैं, वो ऐसा नहीं था कि वो अलग अलग ग्रो हुए, वो एक साथ मिलकर ग्रो हुए। यानी कि ऐसा नहीं था कि राजस्थान जो है वो कंप्लीटली कटा हुआ है उत्तर प्रदेश से या फिर महाराष्ट्र से। वो जो रीजन था वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, या फिर एक साथ इंटीग्रेट होकर डेवलप कर रहा था। कुछ फीचर्स उन्होंने अपना अलग डेवलप किया, और कुछ फीचर्स उनका एक साथ डेवलप हुआ। तो ये चीज यहां पर हमको समझनी चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। तो अब हम देखने वाले हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट हुआ 1000 सालों में, जो हमारे 1000 साल में इवेंट्स हुए, उसमें रिलीजन भी बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि रिलीजन भी बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारे चेंजेस आए इन 1000 सालों में, जिसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए जो रिलीजियस ट्रेडिशन जो थे, उसमें बहुत ही ज़्यादा तब्दीली आई 700 से लेकर 1750 के बीच में, यानी मॉडर्न पीरियड शुरू होने से पहले बहुत ही ज़्यादा तब्दीली आ गई। तो देखिए लोगों का जो विश्वास है भगवान के प्रति, वो कई बार होता है कि वो पर्सनल हो, यानी कि एक आदमी का अपना पर्सनल बिलीफ हो सकता है, लेकिन कई बार वो कलेक्टिव भी होता है। यानी जब हम रिलीजन की बात करते हैं, तो रिलीजन जो है वो एक कलेक्टिव चीज है, उसमें सोसाइटी आती है, उसमें लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलकर भगवान की पूजा करते हैं, एक जैसा उनका बिलीफ होता है। और ये जो रिलीजन है वो कई बार जो लोकल कम्युनिटी है, या फिर बहुत बड़े स्तर पर कम्युनिटी है, उसको ऑर्गेनाइज करने का भी काम करती है, और लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का भी काम करती है। और ये जो सोशल ग्रुप है वो कई बार अपने बिलीफ के आधार पर ही एक दूसरे के साथ जुड़ते थे। यानी कि कोई भी हिंदू व्यक्ति है, वो ऐसा नहीं था कि वो मुस्लिम सोसाइटी में जाकर वो रहता था, या फिर वहां जाकर पूजा करता था। वो जब भी जुड़ेगा तो वो जाकर अपने हिंदू सोसाइटी के साथ जाकर जुड़ेगा। इस तरीके की बात यहां पर समझाने की कोशिश की गई है कि देखिए जो धर्म है वो कई बार सोसाइटी को शेप करता है, या फिर सोसाइटी को स्ट्रक्चर करता है। अभी शायद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर अभी जो ये चीज़ है उतना सही नहीं होगा, लेकिन जब हम मेडिवल पीरियड की बात करते हैं तो मेडिवल पीरियड में ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए इसी बीच, यानी जो 700 से लेकर 1750 की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हिंदुइज्म में, जिसको कि आज जिस रूप में हिंदुइज्म को देखते हैं, हिंदू धर्म को देखते हैं, उस रूप में पहुंचने में ये जो पीरियड था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस पीरियड में बहुत सारे नए भगवानों की पूजा शुरू हो गई, और इसके
साथ ही टेम्पल जो थे उनका कंस्ट्रक्शन सरकारों द्वारा किया जाने लगा, यानी राजाओं द्वारा किया जाने लगा। ब्राह्मण्स का जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ग्रो हो गया, प्रीस्ट का इंपॉर्टेंस काफ़ी ग्रो हो गया। और ये जो इनके ये जो ग्रुप था, ब्राह्मण्स का ग्रुप या फिर प्रीस्ट का ग्रुप, ये काफ़ी डोमिनेंट ग्रुप हो गया सोसाइटी में। और जो इनका नॉलेज था, यानी ब्राह्मण्स और प्रीस्ट का नॉलेज था संस्कृत के बारे में, इसकी वजह से उनको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगा और उनका जो डोमिनेंट पोजीशन था सोसाइटी में वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उनको नए पैटर्न्स मिले, यानी वैसे लोग जो कि उनको सपोर्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई राजा है जो कि किसी एक खास धर्म को सपोर्ट कर रहा है, कोई राजा है जो वैष्णव धर्म को सपोर्ट कर रहा है, शैव धर्म को यानी कि हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहा है, तो इसके वजह से जो ये ब्राह्मण्स थे इनको काफ़ी फायदा मिलता था, इनको काफ़ी वहाँ पर इज्जत दी जाती थी, काफ़ी वैल्यू वहाँ पर दिया जाता था। और एक जो मेजर डेवलपमेंट था इस समय का वो ये था कि जो हमारा भक्ति मूवमेंट है उसने काफ़ी जोर पकड़ा इस पीरियड में, यानी कि एक ऐसा भगवान के पूजा का रूप जहाँ पर आप किसी भी तरीके की पूजा पाठ नहीं करते हैं, हवन नहीं करते हैं या फिर कोई बेकार की प्रोसेस नहीं करते, बल्कि सिर्फ अपने मन में भगवान को याद करते हैं और उसको पूजते हैं और उससे प्यार करते हैं। तो ये जो हमारा भक्ति मूवमेंट था वो इस पीरियड में काफ़ी डेवलप हुआ, क्योंकि आज हम जब भगवान की पूजा की बात करते हैं तो उसमें ये जो हमारा तरीका है भगवान को पूजने का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज भी आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग अब राम राम सुबह में जपते हैं या फिर पूजा करते हैं शॉर्ट तरीके से, कहीं भी बैठते हैं तो भगवान को याद करते हैं, तो वो क्या है, वो एक तरीके का भक्ति मूवमेंट का एक्सटेंशन है। तो इसके बाद देखिए बहुत सारे नए रिलीजन्स भी इस पीरियड में इस रीजन में आए, जैसे कि अगर आप इस्लाम की बात करें तो जो मर्चेंट्स इंडिया में आ रहे थे या फिर जो माइग्रेंट्स इंडिया में आ रहे थे, उन्होंने जो कुरान है, कुरान की जो टीचिंग्स हैं उसको उन्होंने 7th सेंचुरी में ही अपने साथ इंडिया में लाया था। और देखिए जो कुरान है वो मुस्लिमों के लिए एक होली बुक है, काफ़ी अच्छी, काफ़ी जैसे हम हिंदू धर्म में हम गीता की पूजा करते हैं या फिर वैल्यू देते हैं जितना, उतना मुस्लिम जो हैं वो कुरान को वैल्यू देते हैं। तो उसी तरीके से जो इसकी टीचिंग्स है उसको मुस्लिम जो थे वो, यानी मुस्लिम जो मर्चेंट्स थे या फिर जो माइग्रेंट्स थे जो इंडिया में आ रहे थे, वो अपने साथ इस टीचिंग को लेकर आए और इसकी वजह से इस्लाम का इंट्रोडक्शन इंडिया में हुआ। और आगे चलकर और भी बहुत सारे लोग इंडिया में जिन्होंने इस्लाम की टीचिंग्स को इंडिया में लाया। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर बात की गई है कि बहुत सारे रूलर्स जो थे जो कि इस्लाम को सपोर्ट किया करते थे या फिर इस्लाम के पैटर्न थे, जैसे कि हमने हिंदू धर्म में देखा कि जो रूलर है वो ब्राह्मण्स को सपोर्ट करता था, हिंदुइज्म को सपोर्ट करता था, उसी तरीके से बहुत सारे जो रूलर्स थे वो इस्लाम को भी सपोर्ट करते थे। और इसके साथ ही जो उलेमा हुआ करते थे जो कि विद्वान हुआ करते थे धर्म के बारे में या फिर जो जूरिस्ट होते थे, उन सभी को भी इनका काफ़ी सपोर्ट मिलता था। और देखिए जैसा कि हम हिंदुइज्म में देखते हैं कि बहुत सारे धर्म के मीनिंग निकाले गए हैं, यानी कि एक ही धर्म को लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं, अलग अलग तरीके से पूजते हैं। उसी तरीके से जो इस्लाम है, इस्लाम में भी बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने अपना अपना अलग अलग तरीका निकाला इस्लाम धर्म को फॉलो करने का। उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल या फिर सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो होगा वो होगा शिया और सुन्नी का। तो देखिए शिया मुस्लिम वो थे जो कि जो प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मोहम्मद, उनके सन इन लॉ को हायर मानते थे या फिर लेजिटिमेट लीडर मानते थे, यानी उनको लीडर होना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी का, ऐसा उनका विश्वास था। और वहीं जो सुन्नी मुस्लिम थे उनका विश्वास ये था कि जो खलीफा है वो एक तरीके से जो हमारा मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म के लीडर होंगे, वही हमारे कम्युनिटी को लीड कर सकते हैं। ये एक जो सुन्नी और शिया है इनके बीच का डिफरेंस है। और उसी तरीके से दूसरे डिफरेंसेस भी हैं इस्लाम में, जैसे कि आप सफ़ी की बात करें या हनफी की बात करें जो कि इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हैं, इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर मैं कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस्लाम में भी आपको बहुत सारे अलग अलग टीचिंग्स मिल जाएंगे, बहुत अलग अलग वेरिएशंस मिल जाएंगे जो कि इस्लाम में फॉलो किए जाते हैं या फिर माने जाते हैं। तो ये हमने बात कर ली रिलीजन के बारे में। इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, यानी कि जो टाइम है और वो हिस्टोरिकल पीरियड, यानी जो पूरा हम 700 से लेकर 1750 या फिर उसके पहले एंशियंट से लेकर हमारा 700 तक जो कि एंशियंट हिस्ट्री कहलाता है, इसके साथ ही 1750 के बाद का जो पीरियड है उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। तो इसको अलग अलग कैटेगरी में क्यों बांटते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि जो हिस्टोरियंस हैं, जो
लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, वो टाइम को सिर्फ और सिर्फ घंटे बीतना, डे बीतना या फिर साल बीतने के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि उसको क्लॉक या फिर कैलेंडर के रूप में देखते हैं। और देखिए जो टाइम है वो कई बार दिखाता है कि जो सोसाइटी है उसमें सोशल या फिर इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से चेंज हुआ है, आइडियाज़ का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है, या फिर जो लोगों के बिलीफ हैं वो किस तरीके से बदले हैं। और कई बार टाइम यानी कि जो हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं उसके बारे में स्टडी करना कई बार इजी हो जाता है अगर हम हिस्ट्री को या फिर टाइम को पार्ट्स में डिवाइड कर दें या फिर सेगमेंट में डिवाइड कर दें। जैसे कि आपका एंशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया या फिर आपका मॉडर्न हो गया। तो इसको हम डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि हमको पढ़ने में ये चीज़ आसानी हो, हिस्ट्री के बारे में स्टडी करने में आसानी हो। और देखिए यहाँ पर आगे बताया गया है कि जो 19वीं सेंचुरी का मिडिल पीरियड था उस समय में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे वो हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड करते थे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में। यानी एक समय जब हिंदू रूलर हुआ करता था, एक समय जब मुस्लिम रूलर हुआ करता था और एक समय जब ब्रिटिश इंडिया के रूलर हुआ करते थे। और ये जो डिवीजन था ये इस आइडिया पर बेस्ड था कि जो रूलर है उसका रिलीजन यानी उसका धर्म ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके अलावा और कोई भी चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। जैसे कि इकोनॉमी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, सोसाइटी में, कल्चर में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो देखिए इस तरीके का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इस तरीके का डिफ्रेंशिएशन करने की वजह से जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है या फिर बहुत सारे अलग अलग रीजन्स के अपने अपने वैल्यूज़ हैं या फिर अपने अपने उनके कल्चर है, तो उसको हम एक तरीके से इग्नोर करते हैं या फिर उसको हम वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन देखिए आज भी बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो इस पीरियडाइजेशन को फॉलो करते हैं और इसके अलावा बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को यूज़ करते हैं ताकि जो हिस्ट्री है उसके अलग अलग मोमेंट्स या फिर अलग अलग जो टाइम है उसको कैरेक्टराइज कर सकें। और जो हिस्ट्री आपने पिछली साल पढ़ा था उसमें आपने शुरुआत के यानी जो एंशिएंट टाइम था, जो एंशिएंट हिस्ट्री था उसको हमने पढ़ा था, अर्ली सोसाइटीज़ पढ़े थे, जैसे कि हंटर गैदर के बारे में पढ़ा, क्लास 6 की यहाँ पर बात की जा रही है, या फिर अर्ली फार्मर्स के बारे में पढ़ा, शहर या फिर जैसे मोहनजोदड़ो या फिर और भी जगहों के बारे में हमने, मगध के बारे में पढ़ा। इसके बारे में हमने पिछले साल पढ़ा था। और इस साल जो 7th क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो पेजेंट सोसाइटीज़ हैं उनका स्प्रेड कैसे हुआ या फिर रीजनल या फिर इंपीरियल स्टेट कैसे बने। और कई बार ये जो स्टेट बने थे ये फॉरेस्ट लोग या फिर पेस्टोरल्स के उनके लॉस के ऊपर बने थे, उनको लॉस हुआ था इस चीज़ की वजह से। और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि जो हिंदुइज्म है और इस्लाम है इसका मेजर रिलीजन्स के रूप में डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में। और इसके साथ ही आगे अंत में हम पढ़ेंगे कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थे उनका इंडिया में आगमन कैसे हुआ, वो इंडिया में सक्सेसफुल कैसे हुए। और देखिए जो 1000 साल का हिस्ट्री है इसमें बहुत ज़्यादा चेंज हमको देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए जो 16th और 18th सेंचुरी है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है आपके 8 या फिर 11th सेंचुरी से। यानी कि 8 और 11th, 8, 9, 10th सेंचुरी को जब हम देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में 16th, 17th सेंचुरी जो है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी उसमें डिफरेंस है। और इस वजह से पूरे इस मेडिवल पीरियड को सिर्फ और सिर्फ हम कह दें कि ये मेडिवल पीरियड है, ये सही नहीं होगा। क्योंकि देखिए मेडिवल पीरियड का जो अंतिम का जो हिस्सा है 17, 18 सेंचुरी का, वो कई बार मॉडर्न जो पीरियड है उसके साथ ओवरलैप करता है। तो देखिए यहाँ पर मॉडर्निटी यानी मॉडर्न पीरियड हम कह रहे हैं, तो मॉडर्न पीरियड कहने का मतलब ये होता है कि इस पीरियड में जो मटेरियल प्रोग्रेस है यानी कि लोगों के पास सामान आने लगे या फिर जो नए रिसर्च होने लगे, नए टेक्नोलॉजीज आने लगी, तो इसको हम मॉडर्न पीरियड में इंक्लूड करते हैं। और हमारा जो 16, 17, 18 सेंचुरी है ये हमारा मॉडर्न पीरियड के साथ ओवरलैप भी करता है। और जब हम 1750 के पहले को यानी 1700 या फिर 1750 के पहले को जब हम कहते हैं कि ये मॉडर्न पीरियड नहीं है, ये हमारा मेडिवल पीरियड है, तो हमारा कहने का मतलब ये हो जाता है कि उस समय में हम किसी भी तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे, हमारा किसी भी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम जो हमारा मेडिवल पीरियड था उस समय भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थे। हमारा जो इंडिया था वो काफ़ी डेवलप्ड था और यहाँ पर बहुत अमीर की स्थिति हुआ करती थी, हमारा देश काफ़ी अमीर हुआ करता था। तो देखिए इन 1000 सालों में जो सोसाइटी है सब कॉन्टिनेंट के वो काफ़ी ट्रांसफॉर्म कर गई है और इकोनॉमीज जो हैं वो बहुत सारे अलग अलग रीजन में बहुत ही अच्छे स्थिति में
पहुंच गई थी। यानी कि वहां पर हम कह सकते हैं कि वो जो रीजन था वो काफी प्रॉस्पेरस था। और ये देखिए, ये जो प्रॉस्पेरिटी है यानी इंडिया की अमीरी, उसी ने यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को काफी अट्रैक्ट किया था कि हम वहां से जाकर ट्रेड कर सकते हैं और वहां पर हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। और जैसा कि आप इस बुक में पढ़ेंगे कि जो साइन है चेंज का या फिर हिस्टोरिकल प्रोसेस जो हुआ वो कैसे हुआ, और इसके बाद आगे आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि आखिर क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे कैसे चेंजेस हुए और क्या क्या चीज़ें सेम रही। इसको आगे आप खुद से आगे के चैप्टर्स में एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।